दर्शकों नमस्कार। हरियाणा सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हरियाणा सियासत में आज आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आए हैं। अभय चौटाला को एक चतुर रणनीतिकार के रूप में भी लोग जानते हैं। अगर हम बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की, उस समय जब दुष्यंत चौटाला ने पहली बार राजनीति में कदम रखा था और 2014 में जब वो लोकसभा के सांसद चुन करके आए थे, बहुत से लोग जानते हैं कि उसकी जो रणनीति बनी थी वो क्या थी। ये सारी अंदर की बातें हैं। आज अभय चौटाला ने क्या रणनीति बनाई हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। आपने टाइटल भी देखा होगा, उसी टाइटल के अनुसार हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में मेरे साथ है हमेशा की भांति आज फिर मेरे सहयोगी है इंद्रपाल जी। इंद्रपाल जी आपका स्वागत है। धन्यवाद नरेश जी। तो इंद्रपाल जी, जिस प्रकार से हमने टाइटल जो दिया है उस टाइटल के अनुसार मेरा आपसे सवाल यही है कि अभय चौटाला ने क्या ऐसी रणनीति बनाई हुई है जिसको देख करके भाजपा जो है घबराई हुई सी दिखाई दे रही है। नरेश जी, जब से भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा है, तब से चाहे इनेलो है या कांग्रेस है, जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं, वो इस बात के लिए रणनीति बना रही हैं कि मनोहर लाल को किसी न किसी प्रकार से केवल करनाल लोकसभा क्षेत्र में ही रोका जाए जी। मनोहर लाल जी किसी भी प्रकार से पूरे हरियाणा में, खासकर जो पंजाबी वर्ग है, जहां जहां पंजाबी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, वो वहां पर प्रचार ना कर सके, क्योंकि एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद और अनिल विज को मंत्रिमंडल में शामिल न करके, नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में शामिल न करके पंजाबी वर्ग की नाराजगी मोल ले ली है जी। और मनोहर लाल जी को घेरने के लिए ही आज दिन में अभय सिंह चौटाला, जिनको एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर इनेलो में जाना जाता है, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन करनाल लोकसभा क्षेत्र से वीरेंद्र मराठा को प्रत्याशी के तौर पर उतारती है तो वो करनाल लोकसभा क्षेत्र से इनेलो का प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारेंगे। अभय चौटाला की इस बात के बाद भाजपा में बेचैनी छा गई है, क्योंकि उनके मुख्य जो लीडर हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वीरेंद्र मराठा का नाम आने के बाद भाजपा भी सोच में पड़ गई है कि अब आगे की रणनीति क्या रहेगी। इंद्रपाल जी, ये वीरेंद्र मराठा, अचानक से ये एक नाम आ गया है, आखिर कौन है ये वीरेंद्र मराठा? देखिए नरेश जी, अभी तो करनाल लोकसभा के लिए अचानक नाम आया है इनका जी, लेकिन अगर उत्तर हरियाणा की बात करें तो उत्तर हरियाणा में काफी समय से, लगभग 20 साल से इनका बड़ा नाम है। 2003 में वीआरएस लेकर इन्होंने एकता शक्ति पार्टी का गठन किया था जी। करनाल से बसपा की टिकट पर 2 चुनाव ये लड़ चुके हैं, 2009 और 14 का। 2009 में बसपा की टिकट पर ये दूसरे स्थान पर रहे थे, विनोद शर्मा उस टाइम चुनाव जीते थे और बसपा की टिकट पर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और 2,28,352 मत इन्होंने 2009 में बसपा की टिकट पर करनाल से प्राप्त करे थे जी। नरेश जी, लोकसभा ही नहीं 3 विधानसभा के चुनाव भी ये लड़ चुके हैं वीरेंद्र मराठा। एक चुनाव नीलोखेड़ी से और 2 चुनाव असंध से ये लड़ चुके हैं जी। अगर हम बात करें अभय चौटाला की, तो अभय चौटाला ने कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र लोकसभा की जीत को लेकर के क्या कुछ रणनीति बनाई है? नरेश जी, सबसे बड़ी जो रणनीति है वही यही है कि वीरेंद्र मराठा का जो उन्होंने नाम आगे किया है जी, वो एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत है और कुरुक्षेत्र में जीत दर्ज करने की तरफ अभय चौटाला का ये एक कदम हो सकता है। अभय चौटाला जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में बंटा हुआ है, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर जी। 4 विधानसभा कुरुक्षेत्र के हैं, 4 कैथल के हैं और जो रादौर है वो यमुनानगर जिले का है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 3 जिलों में बंटी हुई है कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा क्षेत्र है। और
कुरुक्षेत्र से जीत दर्ज करने के लिए अभय चौटाला ने जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अपनी एक अलग रणनीति बनाई है। और जो वीरेंद्र मराठा का नाम करनाल लोकसभा के लिए आया है, अभय चौटाला ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन इनको टिकट देता है तो इनेलो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। उसका सीधा सीधा संबंध कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आने वाला विधानसभा क्षेत्र पुंडरी से जोड़कर देखा जा रहा है। पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से मराठा वीरेंद्र सिंह को तौर पर देखा जाता है, क्योंकि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में रोड बिरादरी के सबसे ज्यादा मतदाता हैं और सबसे ज्यादा ही शायद आज तक पुंडरी में जो विधायक बने हैं वो आज तक रोड बिरादरी के ही बने हैं। तो वीरेंद्र मराठा का करनाल से नाम चलाकर अभय चौटाला पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से जबरदस्त लीड लेना चाहते हैं। अगर वीरेंद्र मराठा के माध्यम से रोड बिरादरी का वोट पुंडरी में अभय चौटाला को मिला तो रोड बिरादरी के बाद पुंडरी में जो दूसरी सबसे बड़ी जाति आती है वो जाट जी। जाट और प्लस रोड अगर पुंडरी में हो जाता तो ये मान के चलिए कि अभय चौटाला के पक्ष में पुंडरी से एक तरफा माहौल भी इसमें हो जाता है। पूरे चुनाव का माहौल एक तरफा हो जाएगा अगर वीरेंद्र मराठा वहां से आते हैं जी। और साथ में शायद अभय चौटाला ने यह भी कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वीरेंद्र मराठा को करनाल से टिकट नहीं देता तो फिर इनेलो उनको करनाल से टिकट दे देगी। ये भी एक विशेष रणनीति का, यानी कि अभय चौटाला चाहते हैं कि वीरेंद्र मराठा लोकसभा चुनाव लड़े, यहाँ लड़े या इंडिया गठबंधन के टिकट पर लड़े या फिर इनेलो तैयार है या फिर इनेलो के टिकट पर लड़े। और अगर दोनों एक में से एक काम भी हो गया तो हो सकता है कि पुंडरी में अभय चौटाला उस रणनीति के तहत बहुत अच्छी लीड इसमें ले सकते हैं। जी देखिए दर्शकों, बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए ये लेकर के आए हैं हम आज। एक नया नाम, हालांकि ये नया नाम नहीं है, वीरेंद्र मराठा पहले भी काफी नाम इनका रहा है। आज की अगर बात करें तो अचानक इन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा उल्टफेर करने का काम किया है। अभय चौटाला ने जैसे ही इनका नाम लिया तो उस नाम के अनुसार भाजपा में खलबली सी मच गई है कि अचानक से ये क्या हो गया। अगर हम बात करें इंद्रपाल जी टिकट वितरण की जी, तो कांग्रेस से टिकट वितरण को लेकर के क्या कुछ रणनीति जो है वो बनाए हुए है? नरेश जी देखिए, जो हरियाणा का चुनाव है वो काफी लेट होगा जी, और हो सकता है कि कांग्रेस काफी समय लगा दे टिकट वितरण में। और जब भी कभी टिकट वितरण का जिक्र होता है, आज के दिन स्थिति कुछ और है और जब अगर एक सप्ताह या 10 दिन लग जाते हैं हो सकता है कि उस समय रणनीति बदल जाए। पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी कल, उसमें जेजेपी ज्वाइन कर ली थी राव बहादुर सिंह। तो उस समय भिवानी महेंद्रगढ़ से 2 नाम थे, राव बहादुर सिंह और राव दान सिंह। तो जब वो पार्टी छोड़ गए, जेजेपी में चले गए, तो आज ये रिपोर्ट है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और दोबारा से श्रुति चौधरी का नाम महेंद्रगढ़ भिवानी से दोबारा चल पड़ा है। सिरसा से भी आज एक नया नाम कांग्रेस की टिकट के लिए आया है, शिषपाल केहर वाला। रोहतक से शायद पहले भी इस नाम का जिक्र किया था। जी। तो रोहतक से वही नाम है दीपेंद्र हुड्डा, फरीदाबाद से कर्ण सिंह दलाल, गुड़गांव से नाम है कैप्टन अजय यादव का। अगर वो खुद चुनाव नहीं लड़ते तो फिर राव दान सिंह भी यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। अंबाला से भी कुमारी शैलजा का नाम लगभग फाइनल है। और जो 3 सीटें हैं, हिसार, सोनीपत और करनाल, इनको मतलब अभी तक होल्ड पे रखा गया है। जी देखिए दर्शकों, आप लोगों को ये हमारा कार्यक्रम जो है वो कैसा लगता है, हम बार बार आपसे ये अपील करते हैं कि अगर आपको किसी नई अपडेट की जरूरत है, यानी कि आप किसी राजनीति से लेकर के कोई नई जानकारी जानना चाहते हैं तो वो जरूर बता दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। लेकिन आपका ऐसा कोई कमेंट नहीं आया है, हम आपका इस कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे कि किस प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं। अच्छा इंद्रपाल जी, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की राजनीति की जो खास बात है वो क्या है? क्योंकि वैसे तो धार्मिक
नजरिए से अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी क्या खास बात है? नरेश जी देखिए, कुरुक्षेत्र लोकसभा 1977 में बना था जी और उससे पहले बहुत कम लोग जानते हैं कि कैथल भी कभी लोकसभा क्षेत्र रहा है। जी 1957 से लेके 1971 तक कैथल लोकसभा क्षेत्र रहा है और जो कुरुक्षेत्र का एरिया है वो कैथल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। और यहाँ से गुलजारी लाल नंदा जी जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो यहाँ से सांसद बनते थे। उन्होंने ही 1977 में जब परिसीमन लागू हुआ तो उन्होंने ही कैथल की बजाय कुरुक्षेत्र को लोकसभा क्षेत्र बनवा दिया था। जी और एक जो इसकी दूसरी खास बात है वो है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र तो है, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बिल्कुल। अगर आप 90 विधानसभा क्षेत्रों के नाम देखेंगे कहीं भी आपको कुरुक्षेत्र का उसमें नाम नहीं मिलेगा। कुरुक्षेत्र का जो एरिया है वो विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से थानेसर के अंतर्गत आता है। जी थानेसर विधानसभा क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र आपको कहीं भी विधानसभा क्षेत्र नहीं मिलेगा। और पहले हम बात कर रहे थे इनेलो की रणनीति की, अभय की, जी तो कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि इनेलो ने या अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 1977 से लेके 2019 तक कुरुक्षेत्र लोकसभा में जितने भी चुनाव हुए हैं, जो चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टियां हैं, चौधरी देवीलाल की खासियत होती थी कि जब इनेलो का गठन हुआ 1999 में, उससे पहले चौधरी देवीलाल ने जितने भी चुनाव लड़े हैं हर बार उनकी पार्टी का नाम अलग होता था। 1999 में इनेलो का गठन हुआ, उससे पहले नाम अलग अलग होते थे, अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते कभी थे। जनता दल, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कुछ, यानी उनकी खुद की कोई पार्टी नहीं खुद थी। की पार्टी नहीं थी। जी तो 1977 से लेकर 2019 तक 5 बार चौधरी देवीलाल की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करी है। यानी बहुत बड़ा राजनीतिक वोट इस परिवार का वहां है। जी 1977 में अगर बात करें तो रघुवीर सिंह ने चौधरी देवीलाल की पार्टी पर यहाँ से जीत दर्ज करी थी। 1980 में मनोहर लाल सैनी, 1989 में गुरदाल सैनी और 1998 और 99 इसमें कलासो सैनी ने भी चौधरी देवीलाल की जो परिवार की जो पार्टियां थी उनसे इसमें जीत दर्ज करी थी। देखिए, कल जैसे इनेलो के अंदर रामपाल माजरा की एंट्री हुई है, लोकसभा के साथ साथ अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाना या फिर ये कहें कि रामपाल माजरा कितना प्रभाव डाल पाएंगे? नरेश जी, रामपाल माजरा किलैत विधानसभा क्षेत्र में तो प्रभाव डालेंगे ही, विधानसभा की आपने बात की। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय रामपाल माजरा को पार्टी में लेना और एकदम से प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला की 9 की 9 जो विधानसभा सीटें हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में, उसके हिसाब से इनको फिट किया गया है। जी किलैत विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सबसे ज्यादा जाट मतदाता हैं, 50% से भी ज्यादा अकेले जाट मतदाता किलैत विधानसभा क्षेत्र में हैं। जी और रामपाल माजरा का बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ है। इसके साथ कैथल विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कैथल में भी जाट मतदाता काफी है, बिल्कुल। लेकिन कैथल में एक बात आप गौर कर सकते हैं, रामपाल माजरा की कैथल विधानसभा क्षेत्र में विशेष रणनीति के तहत कुछ खास हो सकता है। लास्ट समय में जब चुनाव नजदीक आएगा, अगर ऐसा लगा कि भाजपा का प्रत्याशी यहाँ जीत दर्ज कर सकता है जी और जो इंडिया गठबंधन का आप पार्टी का प्रत्याशी है गुप्ता जी, वो अगर पीछे चले गए, तीसरे स्थान पर अगर लगा कि वो चले गए, तो कैथल क्षेत्र के लोग जानते हैं कि रामपाल माजरा और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की काफी नजदीकियां रही हैं काफी लंबे समय से। जी तो रामपाल माजरा रणदीप से भी कुछ लास्ट समय में हो सकता है मदद ले लें, क्योंकि जाट मतदाताओं की काफी संख्या है। और जो पिछला 2019 का विधानसभा चुनाव था वो चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इसलिए हार गए थे कि जो जाट मतदाता थे उनका इतना प्रतिशत वोट उनको नहीं मिला था, क्योंकि जेजेपी ने वहां से जाट प्रत्याशी को
चुनाव मैदान में उतार दिया था। तो लोकसभा और विधानसभा का कॉम्बिनेशन करके रामपाल माजरा कैथल में भी, विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ खास कर सकते हैं। और हम बात कर रहे थे अभय चौटाला के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की। जी। कैथल, किलैत और कुंडरी का इसमें जिक्र हो गया। गुला की अगर बात करें, गुला विधानसभा क्षेत्र की, गुला विधानसभा क्षेत्र में जाट और जट सिख अगर दोनों मतदाताओं को मिला दिया जाए तो वही किलैत वाली स्थिति आ जाती है। जाट और जट सिख मतदाता मिलके 50% से भी ज्यादा बैठते हैं। जी। तो यहाँ भी मेरे हिसाब से अभय चौटाला विशेष रणनीति के तहत उतरेंगे। अगर पेहवा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, पेहवा विधानसभा क्षेत्र में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय, चौधरी देवलाल के समय, उस समय जसविंदर सिंह संधू 3-4 बार यहाँ से विधायक बने हैं, जो कृषि मंत्री रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके लड़के हैं गगनजोत, वो कांग्रेस में चले गए थे। जो अशोक अरोड़ा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष होते थे इनेलो के, उन्होंने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो वो गगनजोत को भी कांग्रेस में ले गए थे। लेकिन गगनजोत को 2019 में कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने दोबारा से इनेलो में वापसी कर ली है। और जो कांग्रेस के दूसरे मंत्री होते थे अरविंदर सिंह चट्ठा जी, उनके बाद अब उनके पुत्र मनजीत चट्ठा चुनाव लड़े थे पीछे, और वो खास प्रभाव नहीं जमा पाए। संदीप सिंह जो कि मंत्री बने थे भाजपा के, उनसे वो चुनाव हार गए थे। तो अब 2024 में गगनजोत एक बार फिर दोबारा अच्छे तरीके से वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं पेहवा विधानसभा क्षेत्र में। जहां तक थानेसर की बात है, थानेसर में जाट और जट सिख जो मतदाता हैं, इतने ही जाट और जट सिख हैं, इतने ही पंजाबी और ब्राह्मण, ये बराबर के हैं। यहाँ पर बराबर का उसमें रह सकता है। शाहबाद की बात करें, शाहबाद में जेजेपी जीती थी, रामकरण काला जीते थे। तो जहां जहां भी एससी की सीटें हैं, वहां पर देवलाल परिवार ने हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो एससी का वोट है वो प्रत्याशी के हिसाब से मिल जाता है, और जो जाट मतदाता है वो इनेलो के तरफ से या जेजेपी की तरफ से वहां पर अच्छी मदद उनको मिल सकती है। तो शाहबाद से भी मतलब इनको अच्छी मदद मिल सकती है। लाडुआ में भी जाट और जट सिख जितने हैं उतने ही लगभग सैनी हैं जी। तो आप ये मान सकते हैं कि जो रणनीति बनाई है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर जीत दर्ज करने की, उसमें से 9 में से 5 या 6 विधानसभा क्षेत्रों में आज के दिन जो स्थिति है, हालांकि अभी इसमें होगा, अभय चौटाला को इसमें आप किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं मान सकते। यानी कि जो रणनीति बनाई है उससे वास्तव में भाजपा जो है कहीं ना कहीं एक ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अचानक से ये क्या हो गया, अचानक से ये क्या होगा और प्रत्याशी किसको उतारें, उसके बारे में भी रणनीति इनको बदलनी पड़ेगी। सोचना पड़ेगा कि किसको अभय सिंह चौटाला के मुकाबले में लाएं। अच्छा, एक बात और बताइए इंद्रपाल जी, जैसे इंडिया गठबंधन का जिक्र यहाँ हो रहा है, लेकिन 2 पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन में नहीं है, एक है बहुजन समाज पार्टी, दूसरी इनेलो जी। इनका पीछे काफी गठजोड़ होता रहा है, हालांकि कई बार वो सिरे नहीं चढ़ पाया। अब इस लोकसभा चुनाव में वो क्या गुल खिला पाएंगे? देखिए, लोकसभा में क्या कुछ रहता है उसका तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए जरूर इनेलो की रणनीति है कि वो बसपा को साथ में लेकर आए। और लोकसभा में भी इनेलो के पास पूरे के पूरे जो 10 लोकसभा क्षेत्र में इतने मजबूत प्रत्याशी नहीं हैं, तो हो सकता है कि इनेलो लोकसभा में भी बसपा के साथ अगर आती है तो जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता एरिया है उसमें से 1-2 सीट बसपा को भी गठबंधन के तहत दे सकती है। इंद्रपाल जी एक बात और बताइए, जैसे कि अभी हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला ने एक रैली की थी, जेजेपी की जो वो रैली थी, उसमें ये भी नहीं कहा गया था कि हम 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे। उन्होंने ये कहा था कि जितनी सीटों पर कार्यकर्ता कहेंगे वहां लड़ेंगे। लेकिन इनेलो की अगर बात करें, 2019 के चुनाव में बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी
अब 2024 के चुनाव में वो क्या गुल खिलाएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इनेलो कह रही है कि 10 की 10 सीटों पर लड़ेंगे और जेजेपी जो है वो अभी कार्यकर्ताओं के भरोसे बैठे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनेलो आगे बढ़ रही है या जेजेपी पीछे जा रही है, इसके बारे में कुछ? देखिए, इनेलो का जो जेजेपी का जो वोट है, वो जब तक दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री थे, प्रत्येक राजनीतिक जानकारी मानता था कि जब तक सरकार में है जेजेपी के साथ रहेगा। जैसे ही जेजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी, धीरे धीरे वो जो वोट है जेजेपी का वो इनेलो में टर्न हो जाएगा। जी आपने हिसार में जो वक्तव्य दिया दुष्यंत चौटाला ने, उस पर अगर वो खरे उतरते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा विधानसभा में हो सकता है। अगर उन्होंने बीजेपी की रणनीति के तहत चुनाव लड़ा, जैसे कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से एंट्री हुई है, अगर वो बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे तो जेजेपी के लिए काफी नुकसानदायक है। अगर जेजेपी ने 1 या 2 सीट पर ही चुनाव लड़ा या बिल्कुल ही चुनाव नहीं लड़ा, ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक गांव में बहुत कम मत जेजेपी को प्राप्त होंगे। और जब लिस्ट आएगी प्रत्येक गांव की या उसका टोटल होगा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के साथ, तो जेजेपी को बहुत ही कम मत प्राप्त होंगे। और फिर ये एक बात चलाई जाएगी कि एक विधानसभा क्षेत्र में इतने मत जेजेपी को मिले हैं, और वो जो बहुत कम आए अगर, तो विधानसभा के लिए उनकी जो हवा है वो खराब हो जाएगी। क्योंकि हवा की बात करें तो चौधरी देवलाल राजस्थान में जाकर भी ये बात कहते थे कि आप यहाँ पर ये हवा चला दो कि हरियाणा में चौधरी देवलाल की सरकार आएगी। जो ये हवा राजस्थान से चली है, धीरे धीरे चलती हुई ये हरियाणा में चली जाएगी और वहां पर भी मेरी हवा हो जाएगी। तो हवा का बहुत रोल होता है बनाने में। और अगर जेजेपी को बहुत कम वोट आए लोकसभा में, उन्होंने 10 की 10 पर चुनाव लड़ा, तो उनकी हवा खराब होना लाजमी है। अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो ये कह सकते हैं कि हमने लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ना, हमारी जो तैयारी है वो विशेष तौर से विधानसभा की है। फिर वो विधानसभा के लिए जो हरियाणवी में कहते हैं कि बंधा बरोटा, वो उनके लिए एक बंधा बरोटा रह जाएगा, बहम रह जाएगा कि अगर ये लोकसभा चुनाव लड़ते तो काफी वो कह सकेंगे अगर हम लोकसभा चुनाव लड़ते तो जो परिणाम आएंगे उसके बाद वो कह सकते थे कि रिजल्ट और ही होते अगर हम चुनाव लड़ते। तो ऐसा वो हवा उस टाइम मतलब वो चला संभावना वाली बात है। जी। अच्छा, आज थोड़ा सा जिक्र हम एक और कर लेते हैं ईवीएम का। जी। लोगों के अंदर कई बार देखा जाता है कि ये चर्चाएं रहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, भाजपा इसी पर चुनाव करवा रही है, बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवा रही है। तो इसको लेकर के क्या कुछ? देखिए नरेश जी, ये तो अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ईवीएम पर चुनाव होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार। आपने किसान आंदोलन देखा होगा, सरकार ने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को। जी अगर आप अंदर की बात समझोगे तो इस बार वो किसान आंदोलन के लिए किसान नहीं जा रहे थे। बिल्कुल अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूं। संविधान में ये लिखा हुआ है कि जब कोई अगर ऐसी सरकार आ जाए जो लोगों की ना सुने, देशवासियों की ना सुने, और प्रदेश के देश के लोग सड़कों पर आ जाएं किसी भी मुद्दे को लेकर, वो मुद्दा कोई भी हो सकता है, जी अगर सरकार सुनवाई ना करे तो सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे को लेकर अपने आप सुनवाई कर सकती है। ये अपने संविधान में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो ईवीएम के मुद्दे को लेकर चल रहे थे, लेकिन वो एक कम संख्या में कैटेगरी है, वकील है, उनकी जो संख्या वो बहुत कम होती है। और जो किसान हैं उनकी जो संख्या है, जनसंख्या, वो बहुत ज्यादा आती है, वो मास में आ जाते हैं। दूसरा वो आंदोलन बड़ा का रूप बड़ा भी। आंदोलन है। तो वकीलों के दम पर अकेला सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं ले सकता था। जी अगर किसी भी प्रकार से किसान इस बार दिल्ली चले जाते, दिल्ली जाने के बाद 2 दिन उनकी रणनीति रहती किसान आंदोलन की, एमएसपी की। 2 दिन बाद जो उनका सुर था वो बिल्कुल बदल जाना था और ईवीएम का मुद्दा उन्होंने उठाना था। और जैसे ही ईवीएम का मुद्दा उठ जाता तो सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पर इसको उठाती और क्या होता, चुनाव भी आगे जा सकता था।
और भी कुछ हो सकता था। भाजपा सरकार को, बीजेपी को इस बात का पता था कि ये होने वाला है, तो इसीलिए जो इतनी ताकत है भाजपा ने किसानों को यहाँ रोकने की लगाई है, यही एक इसका मुख्य कारण रहा है। यानी भाजपा पहले से स्थिति को भांप गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जाते जाते कुछ और जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों? देखो, आज की तो हो गई है नरेश जी, आज भी कल की तरह इस बात पर सभी की निगाहें थी कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। आज शायद नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो दिल्ली में थे और पार्टी हाईकमान है, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं भाजपा के, आज उनसे बात की है। तो दो महत्वपूर्ण मुद्दे आज उनके रहे होंगे, एक मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, और दूसरा जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे हिसाब से आज तक किसी भी पार्टी में इतने खुश नसीब नायब सिंह सैनी जैसा कोई नहीं रहा होगा, जो 12 तारीख से लेकर अब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष पर भी उन्होंने आज मंथन किया है और अगले कुछ दिन में हो सकता है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और की घोषणा हो जाए, और जो विभाग का बंटवारा होना है मंत्रियों का, वो 1-2 दिन में हो जाए। जी, तो दर्शकों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताइएगा। आप किस प्रकार की जानकारी राजनीति से रिलेटेड चाहते हैं, ये भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली नई अपडेट के साथ हरियाणा सियासत की अगली कड़ी में। दीजिए इजाजत। नमस्कार।